हाय दोस्तों। तो बिहार बोर्ड में 2023 में जो फिजिक्स का क्वेश्चन था ऑब्जेक्टिव टाइप का, उसका सलूशन देखेंगे धीरे धीरे करके। इस चैनल पर आपको जितने सारे अब तक बिहार बोर्ड में ऑब्जेक्टिव पूछा गया है उसका एकदम फुल एक्सप्लेनेशन डिटेल में आपको इस चैनल पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो आइए देखते हैं, ज्यादा लेट ना करते हुए पहला क्वेश्चन। जैसे पहला क्वेश्चन पूछा था कि निम्नलिखित में किसे अपसारी लेंस कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अपसारी लेंस जब भी पूछे अपसारी तो उसको का अवतल लेंस को कहते हैं अपसारी लेंस। लेकिन इसे दूसरा क्वेश्चन बनता है कि बताइए किस लेंस को हम कहते हैं अभिसारी। तो अभिसारी जब भी पूछे तो आप मारिएगा उत्तल लेंस, अभिसारी लेंस। उत्तल लेंस को अभिसारी कहते हैं। लेकिन जस्ट इसका उल्टा होता है दर्पण में। जैसे अवतल दर्पण का पूछ दे, अवतल दर्पण का कौन सा नाम जानते हैं, तो अवतल दर्पण को कहते हैं अभिसारी दर्पण। कौन सा दर्पण कहते हैं? अभिसारी दर्पण। और उत्तल दर्पण को क्या कहेंगे? उत्तल दर्पण को क्या कहेंगे बताइए आप लोग? उत्तल दर्पण को इसका उल्टा कहेंगे, क्या कहेंगे उत्तल दर्पण को? तो अपसारी दर्पण। अपसारी दर्पण। यहां से एक क्वेश्चन हमेशा आता है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दृश्य प्रकाश में किस रंग का तरंगदैर्ध्य अधिकतम होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दृश्य प्रकाश में किस रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे अधिकतम होता है। तो एक आप लोग जानते होंगे ट्रिक इसका, बैजानी हाफिनाला। बैजानी हाफिनाला ये ट्रिक्स है विचलन का। किस रंग का सबसे अधिक विचलन होगा? तो वैसे होता है बैगनी, जास होता है जामुनी, होता है नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। यानी सबसे ज्यादा अधिक विचलन का है तो मारेंगे बैगनी, सबसे कम विचलन का है तो मारेंगे लाल। लेकिन इसका उल्टा होता है तरंगदैर्ध्य। अगर सबसे अधिक तरंगदैर्ध्य का है तो मारेंगे लाल को, और सबसे कम तरंगदैर्ध्य का है तो मारेंगे बैगनी को। समझ गए? बैजानी हाफिनाला बहुत ही अच्छा टिप्स है। इस एक नंबर हमेशा आपके एग्जाम में आएगा। आइए देखते हैं। तो पूछा है कि तरंगदैर्ध्य किसका अधिकतम है, तो अधिकतम किसका होगा? लाल का। अगर यही पूछता है कि किस रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे कम होगा तो मारे थे क्या किसको? बैगनी को। और विचलन सबसे अधिक किसका होता है? तो विचलन सबसे अधिक होता है किसका भाई? तो बैगनी का। और कम का है तो विचलन सबसे अधिक कम तो होता है लाल का। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान में रखिए। क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधकों को किस क्रम में जोड़ा जाना चाहिए? देखिए प्रतिरोध को दो क्रम में जोड़ा जाना है, एक श्रेणी क्रम में और दूसरा समांतर क्रम में। तो श्रेणी क्रम का फॉर्मूला होता है RS बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट 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 प्लस RN का। और समांतर क्रम का होता है 1/में RP बराबर होता है 1/में R1 प्लस 1/में R2 प्लस 1/में R3 प्लस डॉट 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 1/में RN। तो आप खुद से बताइए कि अगर प्रतिरोध हमको अधिक चाहिए तो क्या होता है? इस क्रम में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाएगा, पार्श्व क्रम में। ऑब्वियसली है किस क्रम में? श्रेणी क्रम में। तो इसका आंसर क्या होगा? श्रेणी क्रम में। इसका फॉर्मूला आप नोट कर लीजिए, बहुत एग्जाम में पूछता है और इसको प्रूफ भी करना होता है। तो आपको जो पढ़ाएंगे लॉन्ग वीडियो तो उसमें प्रूफ किया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किस उपकरण में धन और ऋण चिन्ह नहीं होता है? किस उपकरण में धन और ऋण चिन्ह नहीं होता है? इसको तो देखते देखते आंसर मिल जाना चाहिए। कुंडली में ना तो प्लस होगा ना तो माइनस, आप किधर से भी जोड़ सकते हैं। दूसरी बात है वोल्टमीटर क्या है? तो विभवांतर को मापने के लिए एक यंत्र का प्रयोग क्या कहते हैं? वोल्टमीटर। यानी इसे विभव या विभवांतर मापते हैं। विभवांतर क्या मापते हैं? विभवांतर। और आममीटर से क्या मापते हैं? आममीटर से मापते हैं विद्युत धारा। क्या मापते हैं? विद्युत धारा। यहां से दो क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में कि विद्युत धारा किसे मापते हैं? आममीटर से। और विभवांतर मापते हैं
वोल्ट मीटर से। वोल्ट मीटर को सूचित करते हैं ऐसे प्लस माइनस से, और आमीटर को सूचित करते हैं ए से, सूचित करते हैं। इसमें प्लस और माइनस दोनों लगा रहता है। विद्युत शैली के बारे में तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं। आगे देखते हैं चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या है। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है। देखिए चुंबकीय फ्लक्स होता क्या है। तो चुंबकीय फ्लक्स का फार्मूला होता है, आप लोग तो नहीं जानते होंगे। देखिए चुंबकीय फ्लक्स बराबर होता है चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता गुणे क्षेत्रफल। क्या होता है। चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता गुणे क्षेत्रफल, और इसका एसआई मात्रक होता है वेबर। क्या होता है। वेबर। चुंबकीय जो फ्लक्स है यह एक अदिश राशि है। चुंबकीय फ्लक्स क्या है। अदिश राशि। चुंबकीय फ्लक्स चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता और उसके क्षेत्रफल के अदिश गुणनफल के बराबर होता है। चुंबकीय फ्लक्स एक अदिश राशि है। चुंबकीय फ्लक्स ऐसा ही मात्रा क्या होता है। वेबर। और इसको अगर हम दूसरे तरीके से समझे, दूसरा मात्रक समझे तो होता है, इसका अगर दूसरा मात्रक हमेशा ही मात्रक देखें तो होता है न्यूटन मीटर प्रति एम्पियर। और यही जो न्यूटन मीटर प्रति एम्पियर है ये वेबर के बराबर होता है, जिसे क्या कहते हैं। वेबर। आइए वाट के बारे में जानते हैं। तो वाट तो आप सब लोग जानते हैं। वाट किसका मात्रक है। तो शक्ति का। वाट किसका मात्रक है। शक्ति का। जूल किसका मात्रक है। तो जूल दो चीज का है, कार्य और ऊर्जा का। कार्य और ऊर्जा का ऐसा मतलब क्या होता है। जूल। और कार्य और ऊर्जा का पूछता है सीजियस मात्रक। तो कार्य और ऊर्जा का सीजियस मात्रक होता है अर्घ। क्या होता है। अर्घ। और इसमें एक रिलेशन पूछता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है। क्या कि 1 जूल बराबर कितना अर्घ होता है। तो 1 जूल बराबर 10 के पावर 7 अर्घ होता है। 1 जूल बराबर 10 के पावर 7 अर्घ होता है। आगे चलते हैं। वेबर समझिए। न्यूटन के बारे में तो आप लोग सब लोग जानते हैं। न्यूटन क्या है भाई। न्यूटन बल का मात्रक होता है। न्यूटन किसका मात्रक होता है। बल का। बल कौन सी राशि है। एक सदिश राशि है। बल कौन सी राशि है। एक सदिश राशि है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चुंबकीय फ्लक्स ऐसे मत समझिए। आगे देखते हैं। किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान क्या होता है। तो अपवर्तनांक के मान पहुंचने से पहले एक क्वेश्चन यहां से बनता है कि बताइए अपवर्तनांक का मात्रक क्या होता है। तो अपवर्तनांक याद रखिएगा मात्रकहीन होता है। क्या होता है। मात्रकहीन। अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता है। आगे इसके बारे में समझाएंगे। जैसे अब पूछेगा अपवर्तनांक बराबर होता क्या है। तो होता है साइन आई बटा में साइन आर। ये अपवर्तन के दूसरे नियम से फॉर्मूला आता है। अपवर्तनांक बराबर साइन आई बटा में साइन आर। अपवर्तन के दूसरे नियम कहता क्या है कि आपतन कोण की जाया और अपवर्तन कोण की जाया एक नियतांक होती है। यानी साइन आई बटा में साइन आर बराबर एक नियतांक होता है, जिसे कहते हैं अपवर्तनांक। अपवर्तनांक का मात्रा क्या हो गया। देखिए यहाँ भी एंगल ऊपर यदि कट जाएगा तो कोई इसका मात्रक बचेगा ही नहीं। इसलिए अपवर्तनांक क्या होता है। बहुत बार एग्जाम में पूछा है कि बताइए कि अपवर्तनांक का ऐसा मात्रक क्या होगा। तो होगा मात्रक ही। और इस जो साइन आई बटा में साइन आर है, इस जो अपवर्तन के दूसरे नियम से आता है। किसके नियम से। अपवर्तन के दूसरे नियम से। और पूछता है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि अपवर्तन के दूसरे नियम को और किस नाम से जानते हैं। तो अपवर्तन के जो दूसरा नियम है उसे कहते हैं स्नेल का नियम। क्या कहते हैं। स्नेल का नियम। अपवर्तनांक भी दो प्रकार का होता है। आगे जाने के लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक होता है डाइऑप्टर। सब लोग जानते हैं। अच्छा लेंस की क्षमता को सूचित करते हैं पी से। पी बराबर होता है 1 बटा फोकस दूरी। क्या होता है। 1 बटा फोकस दूरी। 1 बटा फोकस दूरी यानी 1/f। पी बराबर होता है 1 बटा f। अब यहाँ पर दूसरा ऐसा ही मात्रक बनता है। जैसे हम जानते हैं 1 बटा फोकस दूरी किसे मापते हैं। मीटर में। अगर हम मीटर में मापेंगे तो क्या हो जाएगा 1 बटा f यानी मीटर इनवर्स। अगर इस ऑप्शन में मीटर इनवर्स भी देता तो मीटर इनवर्स भी मार सकते थे। यानी मीटर इनवर्स डाइऑप्टर के बराबर होता है। आगे देखिए
अवतल लेंस में आवर्धन बराबर होता है। तो आवर्धन लेंस का आवर्धन सूत्र होता है, लेंस का आवर्धन सूत्र बराबर होता है v बटा में u। v अवतल लेंस के लिए भी और उत्तल लेंस के लिए, यानी क्या हो जाएगा v बटा u। अगर पूछेगा दर्पण का आवर्धन सूत्र बताइए, दर्पण का आवर्धन सूत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दर्पण का आवर्धन तो क्या होगा, यहाँ सिर्फ कुछ नहीं करेंगे, यहाँ लेंस में जो होता है प्लस में होता है v बाई, यहाँ दर्पण में कह देंगे माइनस v बाई u। यहाँ से दो टाइप का क्वेश्चन बनता है। और अवतल लेंस के बारे में तो आप लोग जानते ही हैं। आगे प्रकाश का अपवर्तन कितने नियम, इसके बिना तो एग्जाम का क्वेश्चन, बिहार बोर्ड का तो क्वेश्चन बन ही सकता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। प्रकाश के अपवर्तन के नियम है, सब लोग जानता है प्रकाश के अपवर्तन के दो। और यहां से पूछता है प्रकाश के परावर्तन के नियम। प्रकाश के परावर्तन के लिए भी दो ही नियम है। कितने नियम, दो। पहला नियम क्या है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया लंब दोनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा होता है बहुत इंपॉर्टेंट परावर्तन के, दूसरा नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या कहता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी आपतन कोण के आई और इसको करते हैं आर, यानी आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण, परावर्तन के दूसरे नियम से। अपवर्तन के दोनों नियम क्या है, तो पहला नियम दोनों का सेम होता है, जो परावर्तन का पहला नियम है वही अपवर्तन का पहला नियम है। लेकिन अपवर्तन के दूसरा नियम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आप लोग अभी अपवर्तनांक बताए थे जस्ट पहले, कुछ देर पहले, क्या होता है कि अपवर्तन गुण की जगह और आपतन गुण की जगह एक नियतांक होता है, यानी साइन आई बटा में साइन आर, साइन आई बटा में साइन आर। और इसे कहते हैं, कौन सा नियम कहते हैं, स्नेल का नियम भी कहा जाता है। आगे देखते हैं। तो अभी हम क्या देखा कि अपवर्तन का नियम, अपवर्तन का नियम दूसरा नियम समझ लिए क्या भाई, आपतन गुण की जगह और अपवर्तन गुण की जगह एक नियतांक होता है जिसे स्नेल का नियम कहते हैं। आगे देखते हैं किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक मान जाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तीन प्रकार का दर्पण होता है, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण और समतल दर्पण। फोकस दूरी ऋणात्मक नेगेटिव जब भी कहे तो होगा अवतल दर्पण। अवतल दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या भी क्या होती है, वक्रता त्रिज्या दोनों ऋणात्मक होते हैं। किस दर्पण की भाई, अवतल दर्पण की। किस दर्पण की, अवतल दर्पण की। और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या दोनों धनात्मक होती है, दोनों धनात्मक होती है। फोकस दूरी भी और वक्रता त्रिज्या किसकी, उत्तल दर्पण की। और समतल दर्पण की फोकस दूरी, समतल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, समतल दर्पण की फोकस दूरी जो होती है, फोकस दूरी और त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या, ये दोनों अनंत होती है। क्या होती है, अनंत। समतल दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या अनंत होती है। ऋणात्मक पूछेगा किसका, तो अवतल दर्पण। धनात्मक अगर पूछता कि किस दर्पण की फोकस धनात्मक होती है तो मार देते उत्तल दर्पण। आगे देखते हैं। एक अभिसारी किरणपुंज समतल दर्पण पर आपतित होती है तो परावर्तित किरणपुंज होगा। देखिए अब किरणपुंज तीन प्रकार का होता है, कौन कौन भाई, एक होता है अपसारी किरणपुंज, दूसरा होता है अभिसारी किरणपुंज, तीसरा होता है समांतर किरणपुंज। समांतर किरणपुंज, इसका तीसरा क्या होता है, समांतर किरणपुंज। तो देखिए अपसारी किरणपुंज क्या होता है कि जब एक बिंदु से निकलकर एक बिंदु पर उसके बाद फैल जाए तो कहते हैं अपसारी किरणपुंज। अभिसारी, अप का मतलब समझ लीजिए फैलना, अभिसारी का मतलब होता है बहुत सारे बिंदु से आएगा और एक बिंदु पर इकट्ठा पड़ेगा। और समांतर किरणपुंज, जब समांतर किरणपुंज है और समांतर निकल जाए। तो समतल दर्पण में पूछा है कि एक अभिसारी किरणपुंज समतल दर्पण आपतित होती है, समतल दर्पण पर जैसा किरणपुंज आएगा वैसा परावर्तन के बाद जाएगा। यानी अभिसारी किरणपुंज जब आपतित हो रहा है तो अभिसारी किरणपुंज ही परावर्तित भी होगा। समतल दर्पण से बहुत ही मस्त क्वेश्चन पूछता है कि समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी क्या होती है, तो अनंत होती है। आगे इस क्वेश्चन को देखते हैं कि आगे क्या होता है, कौन सा क्वेश्चन दिया है। आगे देखते हैं, यदि कई प्रतिरोध समांतर क्रम में हो तो उसका समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा। समांतर क्रम में जोड़ना, तो समांतर क्रम का आप जस्ट फार्मूला आप लोग को बताए कि 1/Rp बराबर होता है 1/r1
प्लस 1/R2। जब आप कोई भी प्रतिरोध का एग्जाम्पल ले लिए, R1 का मान कुछ भी लीजिए, R2 का मान अगर आप हल कीजिएगा तो जो समतुल्य प्रतिरोध होगा ये दोनों प्रतिरोध से कम आएगा। क्या आएगा? हमेशा कम आएगा। लेकिन अगर हम इसी को श्रेणी क्रम में जोड़ दें तो श्रेणी क्रम का फॉर्मूला जैसे बताया R1 प्लस R2, यानी श्रेणी क्रम में जब हम जोड़ेंगे, जब श्रेणी क्रम में हम जोड़ेंगे 2 गो 3 गो 4 गो जो भी हो, तो हमेशा समतुल्य प्रतिरोध जो होगा इन दोनों से अधिक आएगा। हमेशा अलग अलग R1 से भी अधिक आएगा और R2 से अधिक आएगा। अगर यही पूछ देता कि अगर बताइए समांतर क्रम में हटा किस क्रम में कर देता, श्रेणी क्रम में, तो क्या हो जाता? उसका आंसर हो जाता बी। लेकिन अभी पूछा है समांतर क्रम में, इसलिए आंसर क्या होगा? ए। यानी समांतर क्रम में समतुल्य प्रतिरोध कम होता है और श्रेणी क्रम में समतुल्य प्रतिरोध अधिक होता है। ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़कर आप ऑब्जेक्टिव मारिएगा। अगला देखिए, औसत दर्पण में आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहां रखा जाना चाहिए? बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा एग्जाम में। आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए देखिए 6 स्थितियां होती है औसत दर्पण में। हम आपको अभी 4 टाइप के बता रहे हैं, 4 ऑप्शन है। तो पहला कहा जाए वक्रता केंद्र पर। जब अवतल दर्पण में हम वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो वक्रता केंद्र पर ही बनता है। प्रतिबिंब कहां बनता है? वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। कहां बनेगा? वक्रता केंद्र पर। लेकिन दूसरा, जब वस्तु को फोकस पर रखा जाए, तो जब वस्तु फोकस पर रखेंगे तो वस्तु बनेगा बहुत दूर, अनंत पर। क्या बनेगा? अनंत पर। यानी जब वस्तु को हम फोकस रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब क्या बनेगा? अनंत पर। और तीसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट, फोकस और ध्रुव के बीच। जब वस्तु को अवतल दर्पण में फोकस और ध्रुव के बीच रखा जाए तो उसका आवर्धित और काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। अवतल दर्पण हमेशा वास्तविक को उल्टा बनाता है, लेकिन एक ऐसा स्थिति, यही एक ऐसा स्थिति है फोकस और ध्रुव के बीच जो हमेशा क्या बनाता है? काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। और बहुत बार पूछा एग्जाम में। आगे देखिए, अनंत पर। जब वस्तु को अनंत पर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब बनता है फोकस पर। कहां पर बनता है? फोकस पर। तो इस बात पर ध्यान रखिएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन। हीरे का अपवर्तनांक होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसके बिना तो एग्जाम का क्वेश्चन बिहार बोर्ड का तो नहीं बनता है। हीरे का अपवर्तनांक सब लोग जानता है 2.42, लेकिन बताइए 1.33 किसका अपवर्तनांक होता है? 1.33 होता है जल का। फिर यहाँ है 1.5, ये होता है कांच का। 1.5 किसका होता है? कांच का। और एक बहुत इंपॉर्टेंट है, बताइए कि एक किसका अपवर्तनांक होता है? तो निर्वात माध्यम का। निर्वात का अपवर्तनांक होता है 1। यानी एक क्वेश्चन से हम 4 क्वेश्चन सीखे। फिर आगे देखते हैं, एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा रहता है? जो एक प्रिज्म होता है वो बताइए कितने सतहों से घिरा होता है? प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है आप लोग जानते हैं? तो इसका आंसर आप लोग बताइए कि एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है? तो इसका आंसर होगा 5। प्रिज्म आपका, इसका एक्सप्लेनेशन आपको वीडियो में बताइए कि आखिर प्रिज्म कैसे 5 सतहों से घिरा होता है। इसका फिगर बनाइए और देख गिनिए कि सतह इसके 5 हो रहा है या नहीं। नहीं तो देखिए हम बना के दिखा देते हैं। यहां से ऐसे हो गया और यहां से लेते हैं ऐसे और यहां से ऐसे और यहां से ऐसे। 1 2 3 4 5 सतह होता है किसका? प्रिज्म का। 5 सतह से घिरा होता है। आगे देखिए, एक एमीटर के शून्य तथा 2a के बीच 20 विभाग है। एमीटर का अल्पनांक क्या है? बहुत ही मस्त क्वेश्चन और 2023 का अगर फिजिक्स का लिया जाए तो सबसे बेस्ट क्वेश्चन यही है। तो और आसान भी है। अरे भाई 2 एम्पियर तक, आखिर 0 से लेकर 2 एम्पियर तक 20 टुकड़ा करना है तो कर दे 2/20। क्या होगा? 1/10। 1/10 यानी 0.1 एम्पियर। यहां से लेकिन बहुत मोस्ट एक क्वेश्चन सिखा रहे हैं आपको। पूछता है कि ए मीटर का प्रतिरोध क्या होता है? ए मीटर का प्रतिरोध बहुत कम होता है, बहुत कम। अगर यही कह दे कि आदर्श एमीटर का प्रतिरोध होता है 0। क्या होता है? 0। और दूसरा होता है वोल्ट मीटर। एमीटर के बारे में जस्ट पीछे बताएं इसके। वोल्ट मीटर का ही प्रतिरोध पूछता है कि बताइए कि वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होता है? तो वोल्ट मीटर का प्रतिरोध बहुत अधिक होता है। अगर आदर्श वोल्ट मीटर लिया जाए तो अनंत होता है। कितना होता है? अनंत।
यहां से इस तरह हम लोग 2023 के सारे फिजिक्स का क्वेश्चन इस देख लिए। और आपको मेरा ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा आप कमेंट में बताइए, और जैसा आपका रिस्पांस होगा हम आगे वीडियो बनाने के लिए सोचेंगे। आप जैसा बताइए, इसको लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने सारे 10 क्लास के बच्चों को जरूर एक बार बताएं कि पीजी मैट्रिक्स जिस पर चल रहा है 1 नंबरिया क्वेश्चन का सोल्यूशन, और इससे एग्जाम में 100% लर्निंग गारंटी, एकदम 100% आएगा, इसी से आएगा, इसके अलावा आ ही नहीं सकता, आपको मेरी गारंटी है। ठीक है, मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में।